गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग घर पर है, स्वस्थ है और सुरक्षित है और हमारे विद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मैं दिलीप नारायण व्यास वैभव ऑनलाइन क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत का इतिहास चल रहा था, जो कि अब लगभग समाप्ति की ओर है। इस लेसन से संबंधित 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज 11वां वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है आपने पूरे वीडियो देखे होंगे और इन वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों को याद किया होगा और नोटबुक में उतार कर आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की होगी। कल हमने लास्ट टॉपिक किया था गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक है, इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो कल हमने गुप्त वंश की स्थापना किसने की, गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक है, श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, उसके पश्चात कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमने संपन्न की थी। तो आज कल की वीडियो को अगली कड़ी से जोड़ते हुए आज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय कह सकते हैं। वो है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। तो व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर कुछ मैंने वर्धन वंश से संबंधित कुछ प्रश्न लिखे हैं। उन प्रश्नों को समझने से पहले, उन प्रश्नों को सॉल्व आउट करने से पहले मैं आपको वर्धन वंश के बारे में साधारण सी जानकारी कम शब्दों में दे देता हूँ। इसका इतिहास बहुत शॉर्ट टाइम में आपको समझा देता हूँ कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की, किस प्रकार से की, भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो बच्चों, 6ठी शताब्दी के आसपास दिल्ली के निकट एक थानेश्वर नामक स्थान है। उस स्थान पर पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। तो इस वंश को हम दो नाम से जानते हैं। एक तो इसको अपन वर्धन वंश कहते हैं क्योंकि इस वंश में शासकों के नाम के आगे क्या लगता है, वर्धन लगता है, इसलिए इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानता है। और इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी वह स्वयं पुष्यभूति नामक व्यक्ति था, इसलिए इसको वर्धन वंश एवं पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति जो था वो शिव का और सूर्य का उपासक था, पराक्रमी शासक था और उसके मरने के पश्चात उसका पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। पुष्यभूति के जो पुत्र थे वो दो पुत्र थे। एक तो था राज्यवर्धन, ध्यान से देखना बोर्ड पर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक था राज्यवर्धन, दूसरा था प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो पुष्यभूति के जो पुत्र था वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की दो संतान थी, एक राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसे मैं आपको दोबारा पुनः समझाता हूं, दोबारा ध्यान से देखिए कि पुष्यभूति जो था, पुष्यभूति का जो पुत्र था वो था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, एक था राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो पुष्यभूति की मृत्यु के पश्चात प्रभाकर वर्धन शासक बनता है। प्रभाकर वर्धन ने अपने साम्राज्य सीमाओं का विस्तार किया और प्रभाकर वर्धन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है और हर्षवर्धन छोटा भाई था और राज्यश्री उसकी छोटी बहन थी। राज्यवर्धन जो शासक बनता है उसमें बंगाल का शासक, कौन? बंगाल का शासक नाम क्या था? गौड़ वंश का था। कौन से वंश का? गौड़ वंश का। उसका नाम क्या था? शशांक। शशांक जो था वो बंगाल का शासक था। वो अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। तो उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास कन्नौज नामक जो विस्तृत जो भूभाग था उसको बंगाल का शासक गौड़ नरेश शशांक उसको हथियाना चाहता था, जीतना चाहता था। तो शशांक ने इसके लिए एक षड्यंत्र किया। उसने राज्यवर्धन के पास उसकी बहन राजश्री का विवाह का प्रस्ताव भेजा। किसका विवाह का प्रस्ताव भेजा? राजश्री का विवाह का प्रस्ताव भेजा। किसके पास? उसके बड़े भाई राज्यवर्धन के पास राजश्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा। क्योंकि राजश्री बंगाल नरेश शशांक से विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं थी, तो राजश्री ने विवाह करने से इनकार
कर दिया। तो राज्यवर्धन ने बंगाल नरेश शशांक को अपनी बहन का विवाह करने के लिए मना कर दिया। तो शशांक ने क्या किया, एक षड्यंत्र किया। राजश्री से विवाह करने के पीछे उसको दो उद्देश्य थे। एक तो राजश्री अत्यंत सुंदर थी, वो उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजश्री से विवाह करना चाहता था, और राजश्री से विवाह करके फिर उत्तर भारत में वो षड्यंत्र के माध्यम से कन्नौज और नॉर्थ इंडिया में वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जो कि राजश्री ने उसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करके उसको एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचा दी। अब बंगाल का नरेश शशांक क्या करता है, एक षड्यंत्र करता है। बंगाल नरेश शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन पर आक्रमण करता है, उसके उत्तर भारत पर आक्रमण करता है। तो राज्यवर्धन शशांक के साथ युद्ध में क्या था, व्यस्त। राज्यवर्धन शशांक के साथ युद्ध में व्यस्त था और हर्षवर्धन दिल्ली के निकट अपने कार्यभार को संभाल रहा था। जब दोनों के मध्य युद्ध होता है तो शशांक उस समय एक अफवाह फैलाता है, और अफवाह फैला करके दिल्ली के निकट थानेश्वर के पास एक सूचना भेजता है कि युद्ध करते करते राज्यवर्धन की क्या होगी, मृत्यु हो चुकी है। किसकी मृत्यु हो चुकी है, राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी है। और ये समाचार किसके पास पहुंचे, हर्षवर्धन के पास पहुंचे। हर्षवर्धन चिंतित हो गया और राज्यवर्धन को बचाने के लिए स्वयं वहां से निकल पड़ता है, और राज्यवर्धन को यह सूचना देता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तो राज्यवर्धन जो है वो युद्ध का मैदान छोड़ करके दिल्ली की ओर कूच करता है, और मार्ग में बंगाल नरेश शशांक राज्यवर्धन का वध कर देता है। राज्यवर्धन का वध करने के पश्चात वो राजश्री को प्राप्त करना चाहता है। राजश्री को जब ये सूचना मिलती है उसके भाई राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी है, उसका वध हो चुका है, तो राजश्री जो थी वो अज्ञातवास में चली जाती है, अर्थात अपने स्वयं की सुरक्षा करने के लिए वो जंगलों की ओर निकल जाती है, और जंगलों की ओर निकल जाती है। और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन शासक बनता है। हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। कौन कौन सी चुनौती थी, तो आपने सुना होगा, तो शायद आपको समझ में आएगा कि हर्षवर्धन के सामने शासक बनने के पश्चात कौन कौन सी चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी, अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना, राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना। दूसरा, आंतरिक जो विद्रोह है उन विद्रोह को भी दबाना था, सेना को सुसंगठित करना था, और अपनी बहन राजश्री को भी ढूंढना था, जो अज्ञातवास में जंगलों में छिप रही थी। किसके डर से, बंगाल नरेश शशांक के कारण से। जब हर्षवर्धन शासक बनता है, शासक बनने के पश्चात सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला, जो अज्ञातवास में भेष बदल करके जीवन यापन कर रही थी। तो एक कुंतल नामक अश्वारोही था, क्या नाम था उसका, कुंतल नामक अश्वारोही राजश्री का पता ढूंढता है, और राजश्री को ढूंढ करके उसे हर्षवर्धन को सौंप देता है। इस प्रकार से एक समस्या हर्षवर्धन की सॉल्व हो जाती है। उसके पश्चात हर्षवर्धन ने अपनी सेना को सुसंगठित किया, आंतरिक विद्रोह का दमन किया, और राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने के लिए, शशांक को पराजित करने के लिए वह काम करता है। कामरूप का शासक भास्कर वर्मा, ध्यान से सुनना, कौन, कामरूप का शासक कौन था, भास्कर वर्मा। कामरूप का शासक भास्कर वर्मा के साथ वो सैनिक संधि करता है, और हर्षवर्धन और कामरूप के शासक भास्कर वर्मा की जो संयुक्त सेना है वो बंगाल नरेश शशांक को पराजित करता है। इस प्रकार से बंगाल पर हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक चुनौतियों का सामना किया था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की अन्य उपलब्धियां। हर्षवर्धन प्रारंभ में सूर्य का और शिव का उपासक था। उसके पश्चात उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो जाता है, तो बौद्ध धर्म को भी फलने फूलने का पर्याप्त अवसर देता है, और हिंदू धर्म भागवत धर्म को भी फलने फूलने का पर्याप्त अवसर देता है। ये भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक कह सकते हैं जो राज सिंहासन पर अपनी महारानी के स्थान पर अपनी बहन राजश्री को पास में बैठाता था। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर क्या होता है, महाराज उसके पास उसके महारानी राज सिंहासन पर बैठते, लेकिन उनकी भाई बहनों में इतना अच्छा प्रेम था कि हर्षवर्धन के पास अगला सिंहासन उसकी बहन का लगता था, राजश्री का लगता था। ये बहुत ही सुखद बात है, ऐसे इतिहास में बहुत कम वृतांत मिलते हैं। अब बात करते हैं उसकी दानवीरता की। इतिहासकारों ने हर्षवर्धन की दानवीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। हर्षवर्धन बहुत दानवीर और क्षमाशील व्यक्ति था, वो अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। हर्षवर्धन
अपने शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष में, कौन से प्रत्येक 5वें वर्ष में गंगा और यमुना के निकट प्रयाग नामक स्थान पर वो प्रयाग महोत्सव का आयोजन करता था। यह आयोजन बहुत बड़ा होता था, कई दिनों तक आयोजन चलता था और उसमें सैकड़ों संख्या में लोग, हजारों संख्या में लोग एकत्रित होते थे। बताया जाता है प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोगों के लिए भोजन बनता था। छठा जो उसने महोत्सव किया था, उसने चीनी यात्री हैंसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, जिसने अपनी सी यू की नामक पुस्तक में वर्धन वंश के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता। छठे प्रयाग महोत्सव में स्वयं हैंसांग वहां पर उपस्थित है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग महोत्सव का आयोजन करता था और 5 वर्षों में जितने भी उसने टैक्स या करों के माध्यम से जो धन अर्जित करता था, उस धन को 5 वर्ष के पश्चात प्रयाग महोत्सव में गरीबों को, सवर्णों को, बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, परित्यक्ताओं को, विधवाओं को, अपाहिजों को, अनाथों को मुक्त कंठ से बांट देता था। ऐसा इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि राजा अपना पूरा राजकोष तक खाली कर दे गरीबों को दान देने के लिए। एक बार की बात है, इतिहास में ऐसा वृतांत मिलता है कि एक बार हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान कर चुका था। उसी समय एक गरीब व्यक्ति उसके पास आता है और हर्षवर्धन से कपड़े मांगता है। तो हर्षवर्धन के पास उस समय कुछ नहीं था, उसके कानों में कुंडल थे और एक गले में माला थी। तो वह अपने कानों के कुंडल, गले के माला उस गरीब व्यक्ति को सौंप देता है। गरीब व्यक्ति जो था वो कपड़े मांग रहा था, तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का दुपट्टा लिया। दुपट्टा पहनकर उसने अपने वस्त्र, रेशमी वस्त्र उस गरीबी व्यक्ति को दान में दे दिए। ऐसा शासक था हर्षवर्धन, भारतीय इतिहास का एक चमकता हुआ सितारा। हर्षवर्धन निसंतान था। निसंतान होने की वजह से हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात वर्धन वंश समाप्त हो जाता है और वर्धन वंश समाप्त होने के पश्चात वर्धन वंश के समाप्त होने के पश्चात उत्तर भारत के जो बड़े राजवंश थे, जैसे प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार है, पाल है, ठीक है ना, राष्ट्रकूट वंश है, इन सब में कन्नौज की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, नॉर्थ इंडिया की सत्ता को प्राप्त करने आपस में भयंकर संघर्ष होता है। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में और वर्धन वंश के बारे में सामान्य सी जानकारी, जो मैंने आपको कम शब्दों में, कम समय में समझा दिए। अब हर्षवर्धन और पुष्यभूति वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करते हैं। जो मैंने आपको ये घटना बताई, उस घटना को यदि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको ये प्रश्न करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न क्या है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने व कहां की थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति, कौन, पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने कहां पर की थी, दिल्ली के निकट, किसके निकट, दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक स्थान पर। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक स्थान पर वर्धन वंश की स्थापना की थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्यभूति स्वयं किसका उपासक था। तो पुष्यभूति स्वयं किसका उपासक था, सूर्य का और शिव का उपासक था। किसका उपासक था पुष्यभूति स्वयं, सूर्य का और शिव का उपासक था। तीसरा प्रश्न है, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है वर्धन वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बताइए। वर्धन वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बताइए, वर्धन वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। तो पहला जो वर्धन वंश का शासक था वो कौन था, पुष्यभूति। पुष्यभूति पश्चात प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के पश्चात राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के पश्चात हर्षवर्धन। ये वर्धन वंश के प्रमुख शासक थे। चौथा प्रश्न है, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी, सोचिए जरा बताइए कौन था। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी, बंगाल नरेश। कौन, बंगाल नरेश। कौन था, गौड़ शासक शशांक। गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या षड्यंत्र के माध्यम से की थी। अगला प्रश्न है, शासक बनने के पश्चात
हर्षवर्धन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यदि आपने जस्ट अभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो प्रश्न है अपना कि शासक बनने के पश्चात हर्षवर्धन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो शासक बनने के पश्चात उसे किन 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 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना। राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे शशांक को बंगाल गौड़ नरेश शशांक को पराजित करना था। इसके अलावा आंतरिक विद्रोहों का दमन करना था। इसके अलावा सेना को सुसंगठित भी करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, राजश्री जो उसकी बहन थी उसको ढूंढना। राजश्री जो उसकी बहन थी उसको ढूंढना, ये उसकी चुनौतियां थी। इस चुनौतियों का हर्षवर्धन ने सफलतापूर्वक सामना किया था। अगला प्रश्न है छठा क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने बंगाल के गौड़ नरेश शशांक के विरुद्ध किससे सहायता प्राप्त की थी। तो हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक के विरुद्ध किससे सहायता प्राप्त की थी, वो था कामरूप का शासक। कौन था, कामरूप शासक भास्कर वर्मा। कौन था, भास्कर वर्मा से सैनिक सहायता, ये सैनिक संधि करके उसने बंगाल के गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हर्षवर्धन किसका अनुयायी था। हर्षवर्धन किसका अनुयायी था। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म दीक्षित होने से पहले या बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो सूर्य का और शिव का उपासक बताया गया है। अगला प्रश्न, हर्ष ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो इतिहास में बहुत सी उपाधियां मिलती जो हर्ष ने धारण की थी। कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जो हर्ष ने धारण की थी, वो उपाधियां मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत फेमस है। एक तो महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी। एक फेमस उपाधि उसकी नाम है सकलोतरा पथनाथ। सकलोतरा पथनाथ या सकलोतरायेश्वर, ये हर्षवर्धन की उपाधियां थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष एक महोत्सव का आयोजन कहां और क्यों किया, या हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष एक महोत्सव का आयोजन कहां और क्यों करता था। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक महोत्सव का आयोजन करता था। वो महोत्सव क्या कहलाता है, प्रयाग महोत्सव कहलाता है। कौन सा महोत्सव कहलाता है, प्रयाग महोत्सव। और ये महोत्सव कहाँ होता था, गंगा और यमुना के मुहाने पर स्थित प्रयाग नामक एक स्थान पर यह प्रयाग महोत्सव का आयोजन करता था। प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजन करता था। उसका उद्देश्य क्या था, इस महोत्सव का उद्देश्य यह था कि हर्षवर्धन 5 वर्ष में जितनी भी टैक्स के माध्यम से, करों के माध्यम से जो धन प्राप्त करता था प्रजा से, वह धन प्रजा में ही बांट देता था। इस महोत्सव में हर्षवर्धन गरीब श्रमणों, बौद्ध भिक्षुओं, अन्य धर्मों के अनुयायी, चाहे जैन धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे हिंदू धर्म, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, वो सभी धर्मों के गरीब लोगों को, ब्राह्मणों को, श्रमणों को, गरीबों को, अनाथों को, असहायों को, विधवाओं को और किसानों को मुक्त कंठ से वह दान दक्षिणा करता था। यह आयोजन लगभग 1 महीने से ज्यादा समय तक चलता था। इसमें सैकड़ों संख्या में लोग एकत्रित होते थे। बताया जाता है इस आयोजन के लिए गंगा के किनारे बहुत बड़े तंबू वगैरह लगाए जाते थे और 1 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन बनाया जाता था। और अपना सब कुछ 5 वर्ष में जो टैक्स के माध्यम से प्राप्त करता था जनता से, वो सब कुछ अपने पहने वस्त्र सहित वो गरीबों में दान कर दिया करता था। और इसके लिए वो 5 वर्षों में एक प्रयाग सम्मेलन या महोत्सव आयोजन करता था। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, चीनी इतिहासकार जो है, चीनी स्टूडेंट्स भारत में पढ़ने के लिए, यहाँ के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या विद्याध्ययन करने के लिए समय समय पर भारत आते रहते थे। तो हेनसांग जो था वो चीनी यात्री, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन था वो, हेनसांग।
हैंडसम किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और आई थिंक आपको, मुझे ऐसा विश्वास आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने आपको इस बड़े शॉर्ट में समझाया है। समय की कमी को देखते हुए आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने व्हाइट बोर्ड पर करवाए उन प्रश्नों को याद करिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें नोटबुक में उतार कर इनके प्रश्नोत्तर सहित आप इस वीडियो को देखें और इसे याद करें। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरा वीडियो देखकर यस सर का जरूर कमेंट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।